नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनोने रोहिणी। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसमें इकाई क्रमांक 19 महाकवि कालिदास पढ़ेंगे। महाकवि कालिदास के लेखक है नरपत बारहट हडवेचा। पहले इनका हम परिचय देखेंगे। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने एम.ए. B.Ed की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। काज लेखन मतलब पन्ने पर लिखना। जिस तरह से भोजपत्र पर लिखना, ताम्रपत्र पर लिखना, यह भी लेखन है, लेकिन उनकी रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाह और प्रवाह को समझने में यत्नशील है। प्रयत्न महापुरुषों को नमन करते हुए इन्होंने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा के खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामों की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। जीवनियाँ मतलब बायोग्राफी, उनका चरित्र चित्रण, उनके बारे में लिखना। इस संग्रह में कुछ 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी में महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय और उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण किया है। यहाँ पर लेखक ने कालिदास की जीवनी, कालिदास बायोग्राफी कि उसके जीवन से संलग्न जो भी बातें हैं वो हमें बताने का प्रयास किया है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू यानी मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। यानी किसी को देखकर हम कुछ भी अंदाज़ा लगा ले तो यह सच नहीं है। कि एक उदाहरण के तौर पर आप बस में प्रवास कर रहे हो और एक बूढ़े व्यक्ति है, बुजुर्ग है, लेकिन आपने उनके बारे में अंदाज़ा लगा दिया कि इनको कुछ आता न होगा, लेकिन बातचीत के दौरान आपको पता चलता है कि उनको अंग्रेज़ी और बाकी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान है। इस तरह से किसी की बाहरी देखाव पर न जाकर वह अगर उसे मौका मिला तो वह हीरे की तरह भी चमक सकता है, या बाहर का रूप देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस तरह से हम महाकवि कालिदास पाठ को शुरुआत करते हैं। शुरू में लेखक कहते हैं, कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं कि ये संस्कृत के महाकवि है, ऐसा ही हम उनके बारे में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, यानी अपने बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में, साहित्य में कुछ नहीं लिखा। संस्कृत साहित्य में जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन के बारे में अर्थात जन्म मृत्यु के बारे में अपने साहित्य में कुछ नहीं लिखा, और जो बाकी कवि हैं उन्होंने उनके बारे में लिखा है वही हमें मानना पड़ता है। उसी तरह से हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है कि बाण ने हर्षचरित की रचना की है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं, क्योंकि बाण ने उनके बारे में लिखा तो यह बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। अभिभावक मतलब बच्चों के पारिवारिक रक्षक, यानी जिस तरह से अपने परिवार में हमारे माता पिता हमारे रक्षक होते, उसी तरह से अभिभावक का अर्थ होता है बच्चों के पारिवारिक रक्षक। विक्रम नाम का उल्लेख किया है। यह विक्रम संवत हिंदू धर्म के कैलेंडर में हमें दिखाई देता है, लेकिन वो कौन सा विक्रम है इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मतलब उनके समय के दरमियान एक साथ मानकर कितनी कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथा। पहेली मतलब जिस तरह से मराठी में उसे कोड कहते, कोड, एक किसी को अगर पूछना है तो ऐसे पहेली में पूछना। और लोक कथा का मतलब लोगों के द्वारा लोगों को सुनाई गई कथा।
उसका कहीं भी लिखा हुआ साहित्य नहीं मिलता, उसे लोक कथा कहते हैं। लोक कथा में उनकी विद्वत्ता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। तो हम महाकवि कालिदास का जन्म और परिचय देखेंगे। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म सन 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में कुछ ठीक ठीक पता नहीं चलता, क्योंकि आगे मैंने बताया कि उन कवियों ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, इसलिए ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन जो मध्य प्रदेश में आता है, माना है, और वही भी सही लगता है, क्योंकि कालिदास के मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है, उसका वर्णन किया है, उसका वहाँ पर अच्छी तरह से निहारा है, और रास्ता लंबा पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। मेघदूत में मानो जो नायक है अपनी प्रेयसी को मिलने के लिए बादल से, क्योंकि उसके पास संदेशा देने के लिए और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, तो इसलिए वो बादल से अनुरोध करता है, बादल से विनंती करता है, भले तुम्हें रास्ता लंबा पड़े लेकिन तुम उधर से जाओ और मेरा संदेशा मेरी प्रेयसी के पास पहुंचाओ। इस तरह से मेघदूत में कवि ने वर्णन किया है, कालिदास ने वर्णन किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, यानी राजा का शासन ऐसा था कि सारी प्रजा, अगर प्रजा सुखी तो राजा सुखी, यानी प्रजा पर से पता चलता है कि राजा किस तरह का है। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। साहित्य मतलब जो लिखा हुआ, मराठी साहित्य होता है, हिंदी साहित्य, सभी भाषाओं में साहित्य लिखा जाता है। और कला, चित्रकला हो, संगीत कला हो, तो ये प्रकार की कलाएं हैं, उनकी उन्नति मतलब प्रगति, चरम सीमा पर, यानी बहुत ही अधिक प्रगति वहाँ पर हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया है। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, इन्हें सिक्कों का निर्माण किया था, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। हम देखते हमारे सिक्कों पर भी यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ रहता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। इस तरह से राजा विक्रमादित्य एक अच्छे राजा के रूप में माने जाते हैं। एक से एक बढ़कर उनके दरबार में कवि थे, साहित्यकार थे और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए थे। कवि यहाँ पर जो है ये कर्तृवाचक संज्ञा, काव्य की रचना करने वाला कवि। उसी तरह से साहित्यकार, साहित्य की रचना करने वाला साहित्यकार, और वैज्ञानिक, विज्ञान की खोज करने वाला या जानकारी खोजने वाला वैज्ञानिक। इस तरह से यह कर्तृवाचक संज्ञा आपको आ सकती है एग्जाम में। इस युग में उत्पन्न हुए राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे, इसीलिए भी उन्होंने साहित्य और संगीत में प्रगति की। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में अधिक हुई थी, और जो भी प्राचीन साहित्य लिखा गया है तो वह मोस्ट ऑफ साहित्य संस्कृत भाषा में ही लिखा गया। बाद में इतर भाषाओं का जन्म हुआ और इतर भाषाओं में भी साहित्य लिखने का आरंभ हुआ। यहाँ पर अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। देखो अभी पूर्व जीवन में उनको क्या माना गया? बुद्धू माना गया, लेकिन वही कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार का सर्वश्रेष्ठ कवि था। कालिदास के अतिरिक्त और 8 भी कवि दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। वह थे वेताल भट्ट, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, घटकपर, कालिदास, शपनक, वराहमिहिर और वररुचि। यह 9 कवि विक्रमादित्य के दरबार के
नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवा अवस्था तक वह निरक्षर थे। निरक्षर होना मतलब बिना पढ़ा लिखा होना। कहते हैं जिस डाल पर बैठते उसी को काटते थे। देखो यानी उसे इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि हम जिस डाल पर बैठे, डाल यानी वृक्ष की एक डाली, टहनी, तो जिस डाल पर बैठते उसी को अगर काटेंगे तो हम भी उसके साथ गिर जाएंगे। लेकिन वह इतने बुद्धू कहलाते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। और वही कहानी हमें यहाँ दी गई है। और इसीलिए कहा है कि किसी को हम बुद्धू अगर मूर्ख मानना नहीं चाहिए। अगर उसे योग्य समय मिले, मौका मिले तो वह हीरे की तरह चमकने लगता है। तो कहानी की शुरुआत में करते हैं। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनके गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। यानी वो गुणवान भी थी, दिखने में भी सुंदर थी और विद्वान भी थी, और उसका नाम था विद्योत्तमा। वो बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। और इस विद्योत्तमा को पाने के लिए बहुत से ललचाते थे, यानी विद्योत्तमा को पाना चाहते थे। लेकिन ये विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। तो यहाँ पर एक शारदानंद राजा की पुत्री है, उसका नाम विद्योत्तमा है। लेकिन दिखने में वो सुंदर है, गुणवान है, विद्वान है, ये बात ठीक है। लेकिन उसे बहुत घमंड है, अपने ज्ञान का घमंड है। कभी भी ज्ञान का घमंड न करो। इसीलिए उसने अपने विवाह के संबंध में एक घोषणा की। जिस तरह से सीता का भी स्वयंवर हुआ था उस तरह से, और द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था उसी तरह से, इसने भी एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। शास्त्रार्थ, शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र मतलब हथियार और यहाँ पर शास्त्र मतलब ज्ञान। यानी ज्ञान में जो कोई वह सवाल पूछेगी उसमें जो योग्य जवाब देगा वही उसका पति कहलाएगा, या उसी से ही वो विवाह करेगी। लेकिन उसकी शास्त्रार्थ में एक शर्त होती थी कि वो बिना बोले इशारों में सवाल पूछेगी और हमें जवाब देना है। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची, वहाँ के सारे विद्वान यानी बहुत सारे विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे और शास्त्रार्थ करके वो विद्योत्तमा को पाना चाहते थे। लेकिन ये विद्वान पंडित को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। इस तरह से बहुत सारे देशों के पंडित आए और विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने लगे। लेकिन वह उस शास्त्रार्थ में हार गए, यानी विद्योत्तमा के सवाल का जवाब वह न दे सके। इसीलिए उन्हें बड़ी ग्लानि अनुभव हुई। ग्लानि मतलब दुख हुआ, पीड़ा हुई कि हम हमारे राज्य के इतने बड़े पंडित थे और इनके सवालों का जवाब न दे सके, तो उनके पंडित के बारे में ये सारे लोग क्या सोचेंगे, इसका उन्हें दुख हुआ और हम इसका बदला लेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया। तो सभी विद्वान और पंडितों ने मिलकर तय किया मतलब निर्णय लिया कि विद्योत्तमा का यह घमंड हम किसी न किसी तरह से उत्तर तोड़ेंगे और उसका विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। इस तरह से उन्होंने एक योजना तैयार की कि इसका विवाह एक मूर्ख से करेंगे और इसी के साथ इसका घमंड टूट जाएगा और हमें भी अपने अपमान का बदला मिल जाएगा। इस तरह से वह ये सब एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से यानी एकाएक उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। इस तरह से वो कौन था, यानी कि कालिदास, जो जिस पेड़ की डाली पर बैठता था उसी को काटता था, शेख चिल्ली की तरह। तो विद्वान और पंडितों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, तो इसीलिए उन्होंने तय किया कि इस मूर्ख की शादी ही हम विद्योत्तमा से करवा देंगे। इसलिए पंडितों ने उसे
पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया मतलब उसके द्वारा हाँ कहवाया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह से समझा दी और वह कुछ न बोलेगा, गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। इस तरह से छल कपट से उन्होंने उस मूर्ख को नीचे उतरवा दिया पेड़ से और अच्छी अच्छी बातें ने अच्छा खाना देकर उसको अच्छे कपड़े देकर कहा कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और वो राजी हो गया, तैयार भी हो गया। और इस तरह से लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ गूंगा बनकर रहना है, नहीं तो हम उसका विवाह नहीं होगा, यानी वो सुंदरी से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। वो मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ, उसने भी पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ करने के लिए ले गए। पंडितों ने राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए कहा कि यह हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। तो इस तरह से इन छल भरी बातों में यह विद्योत्तमा फंस जाती है और यह कालिदास है कि दिखने में भी सुंदर है। इस तरह से यह विद्योत्तमा भी फंस जाती है। विद्योत्तमा पंडितों का कहना मान लेती है, उसे लगता है कि यह सही उचित ही होगा या सही होगा कि उसने अपना मौन व्रत धारण करके रखा हो। तो विद्योत्तमा यह बातें समझ न सकी और उस मूर्ख युवक के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने सवाल पूछना चालू किया। विद्योत्तमा का पहला सवाल में उसने एक उंगली दिखाई और जिसका भाव था ईश्वर एक है, लेकिन उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है, तो उसने आपने एक उंगली दिखाई तो मैं 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा, अगर तुम मेरी एक आँख फोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ डालूंगा। इस तरह से उस मूर्ख ने विद्योत्तमा का पहले सवाल का जवाब दिया 2 उंगलियां, लेकिन पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, क्योंकि अभी उनके गुरु ने मौन व्रत धारण किया हुआ था। आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। ये देखकर विद्योत्तमा खुश हो जाती है और अगला प्रश्न वो पूछती है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया, लेकिन यह 5 तत्व जो निसर्ग में है, इन 5 तत्वों से ही हमारा संसार बनता है। ये 5 तत्व है अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। तो उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। तमाचा मारना मतलब चाटा मारना। तो उसने उसका जवाब मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया, लेकिन पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा के संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, विद्योत्तमा को बताया कि आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, वो अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह से इन दोनों सवालों के योग्य जवाब उसने दिए और उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। तो यहाँ पर ऐसे विवाह में वो दिखने में वगैरह कैसा भी हो, अगर उसने शर्त पूरी कर दी तो उससे ही शादी करनी होती है। उसी तरह से विद्योत्तमा ने इससे शादी कर ली। और एक दिन की बात है कि ऐसे ही एक ऊँट की बोली सुनकर यह मूर्ख युवक यानी कालिदास अपना मौन व्रत भूल गया और एकाएक ही बोल उठा, उठ रहा। इस तरह से
उसको ऐसे बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक गई, यानी आश्चर्य हो गई कि उसको तभी पता चल गया कि यह कोई विद्वान नहीं है और सीधा एक ऊट शब्द वो कह नहीं सकता और वो क्या कहता है, उठ रहा। और तब उन्हें पंडितों की ये छल भरी बातों का पता चल गया। उसे पता चला कि पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने आप को महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। तो इस तरह से यहाँ पर उसने अपने द्वार बंद किए, दरवाजे कालिदास के लिए हमेशा से बंद कर दे और कहा कि जब तुम सारी विधाओं का ज्ञान लेकर प्रवीण हो जाओ तभी मेरे पास वापस आना। इस तरह से धुतकारने की वजह से ये कालिदास कठोर उपासना में लग गए और उन्हें माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास यह नाम प्राप्त होगा। तो मैं अपनी पत्नी को एक अच्छा पंडित विद्वान होकर ही दिखाऊंगा। वह कठोर उपासना करने लगे और उन्हें वरदान भी प्राप्त हो गया। शीघ्र ही यानी जल्दी ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए मतलब सारा ज्ञान उन्हें आ गया, उसमें वो माहिर हो गए, पारंगत हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वो फिर से विद्योत्तमा के पास लौटकर आए तो देखते हैं कि तभी भी विद्योत्तमा का द्वार यानी दरवाज़ा बंद ही था। तो कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की कि कालिदास ने कहा अनारुत्त कपाट द्वार देहि, संस्कृत में कहा कि द्वार खोलो, लेकिन अंदर से पत्नी ने पूछा यस्ति कश्चिद वाग्विशेष। इस तरह से यहाँ पर कि तुम प्रमाण दो कि तुम एक विद्वान बन गए हो। तो कालिदास ने इस पर कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई और उसका प्रमाण दिया, सबूत दिया कि मैं एक विद्वान हो गया। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। इस तरह से पूर्व जन्म में मूर्ख होने वाले ये कवि यानी कालिदास यहाँ पर एक बड़े कवि बन गए। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। संस्कृत प्रकृति जैसा वर्णन उनके साहित्य में ही मिलता है, वैसा कहीं नहीं मिलता। मतलब उन्होंने प्रकृति का, निसर्ग का ऐसा वर्णन किया है कि मानो आपके सामने ही वह खड़ा हो। हम देखिए कि कोई हमें स्टोरी सुनाता तो ऐसे लगता है हमारे सामने ही वह सारे पात्र आ रहे हैं, उसे कहते हैं कि अच्छा वर्णन। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है और यह सच ही है कि प्रकृति के बिना हम जी नहीं सकते। कि सोचो कि पानी न हो, पृथ्वी न हो, पेड़ पौधे न हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं है मतलब जोड़ नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं बल्कि उसका रक्षक और पिता भी है, अभिभावक। रक्षक और पिता मतलब अभिभावक। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का भी पता हमें कालिदास की रचनाओं में ही मिलता है। आज की नारी और उस जमाने की नारी में जमीन आसमान का अंतर है। आज की नारी देखो कि हर क्षेत्र में वहाँ पर तरक्की कर रही, लेकिन पहले की नारी ऐसी नहीं थी। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर नृत्य हो, संगीत हो, चित्रकला में इन स्त्रियों को माहिर किया जाता था। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के बारे में हमें बताया गया है कि उनके प्रमुख
7 ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार, एक उत्तम काव्य ग्रंथ है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। ऋतु संहार यह विख्यात काव्य है और कालिदास की प्रथम काव्य रचना है। इसमें ग्रीष्म ऋतु से लेकर वसंत ऋतु तक जो प्रकृति में बदलाव होता है, सर्वव्यापी सौंदर्य माधुर्य है, इसका वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथ ऋतु संहार में किया है। उसके बाद है मालविकाग्निमित्र, कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। इसके 5 अंक हैं और विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा इस मालविकाग्निमित्रम में दी गई है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम, यह कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। उर्वशी हम जानते कि एक स्वर्ग की अप्सरा है। कहा जाता है कि एक बार इंद्र के दरबार में नाचते हुए उसकी नज़र पुरुरवा के तरफ जाने की वजह से उसका नाचने में ताल टूट गया और इस तरह से इंद्र ने उसे वहाँ पर मृत्युलोक में भेज दिया और वही पुरुरवा और उर्वशी का विवाह हो जाता है। दोनों ने बहुत सारे दिन एक साथ बिताए हैं। इसका वर्णन इसमें किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर का वध तक की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। उसी प्रकार मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है और एक खंड काव्य भी है। इसके शुरू में कालिदास ने, जैसे हमने पहले देखा, कि बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया और अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए कहा, भले तुम्हें वहाँ का रास्ता लंबा पड़े लेकिन अपनी विरहणी प्रिया को पहचानने के उपाय भी मेरे को बताए और मेरा संदेश वहाँ तक पहुँचा दो। इस तरह से कहा। वास्तव में बादल कोई संदेश पहुँचा सकता है क्या? नहीं, लेकिन यह क्या है? कल्पना, एक कल्पना की गई है। इस काव्य में वर्षा काल को और विरह का वर्णन खूब निकरा है। मानो वर्षा काल में जिस तरह से धरती पर बारिश होती है उस तरह से विरह में भी मानो यहाँ पर उसकी प्रेयसी रो रही है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश आगे का महाकाव्य है उनका रघुवंश। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले कह दिया कि कहा तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहा मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि पार करने की बात सोच रहा हूँ, क्योंकि एक तिनके के सहारे नाव बनाकर हम वहाँ पर पूरा समंदर पार कर सकते हैं। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके उत्तराधियों की कहानी इस रघुवंश में है। इस तरह से रघुवंश भी एक महाकाव्य है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम और यह उनका तीसरा नाटक है। इसमें 7 अंक है और इसी सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ से ही महाकवि कालिदास पूरे विश्व में प्रख्यात हुए। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन, राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की भी झलक मिलती है। और उसी प्रकार कक्षा 10 में सोशल साइंस यानी एसएस में आपको कालिदास के बारे में लिखने के लिए भी आता है या कालिदास के ग्रंथ के नाम बताओ, यह भी सवाल 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। भले ही यहाँ पर 9th में हिंदी में हो, लेकिन 10th में वह 2 मार्क्स के लिए कालिदास के बारे में बताइए ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह से
हमने महाकवि कालिदास इस पाठ की जानकारी ली और उसमें से पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास किस तरह से महाकवि कालिदास बन गए, इसकी हमने कथा भी देखी। आपको पाठ के नीचे दिया गया स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।